प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और पेशाब में जो है वो प्रोटीन आने लग पड़े, तो ये बहुत नुकसान दे देता है हमारी ख़वातीन की गुर्दों को, आँखों को और जिगर को, दिमाग को मुतासिर कर देता है। कुछ ख़वातीन में अलामात हल्की या बिल्कुल नहीं होती। प्री एक्लेम्शिया जो है ये ज़्यादातर पहली दफ़ा जो प्रेगनेंसी होती है उसमें होता है। जो स्पाइरल वेन्स होती हैं प्लेसेंटा में, उनका ल्यूमन नॉर्मली बहुत अच्छा होता है और अच्छी सी सप्लाई माँ की तरफ से बच्चे को जाती है और उसकी नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। लेकिन प्री एक्लेम्शिया या जिनका ब्लड प्रेशर 20 हफ्तों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी स्पाइरल वेन्स जो है वो बहुत तंग हो जाती हैं, जिससे खून की सप्लाई माँ से बच्चे को अच्छी तरह नहीं पहुँच सकती और इस वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। बच्चा जो है अपने एज के लिहाज से छोटा हो जाता है। ऐसी प्लेसेंटा में जिस्म में सोजिश पैदा करने वाली प्रोटीन खारिज होती हैं, जो माँ के खून में शामिल होकर खून की नालियों को, एंडोथीलियल सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। इन एंडोथीलियल सेल के नुकसान से खून की नालियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। गुर्दे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नमक रोक लेते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तशखीस के लिए प्री एक्लेम्शिया में हाई ब्लड प्रेशर इस वक्त कहा जाता है जब 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हो और नीचे वाला जो है वो 90 हो, तो हम कहते हैं इसे प्री एक्लेम्शिया या हाई ब्लड प्रेशर। और अगर शदीद सूरत हाल में जो सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसे 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक नीचे वाला जो है 110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ये शदीद ब्लड प्रेशर दिमाग में फॉलिज या हेमरेजिक स्ट्रोक कर सकता है, या प्लेसेंटा जो है वो वक्त से पहले माँ से जुदा हो जाता है, जिसे प्लेसेंटल एब्रेशन कहते हैं। खून की नालियों के तंग होने से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की फराहमी कम जाती है। गुर्दों को खून कम मिलने से इनके ग्लोमेरुलाई या खून की नालियाँ होती हैं, वो उससे जो है वो पेशाब कम बनता है और पेशाब बहुत कम आता है ऐसी खवातीन को। और जो अगर यूरिन का टेस्ट किया जाए तो उसमें काफ़ी हद तक प्रोटीन होती है। पेशाब में प्रोटीन का आना गुर्दों के नुकसान की वाज़ेह अलामत है। आंखों में खून की कमी से धुंधलापन शुरू हो जाता है और रोशनी में औरत जो है वो बहुत तकलीफ महसूस होती है, सही तरह उसे दिखाई नहीं देता, नज़र जो है धुंधली धुंधली हो जाती है, कहीं कहीं धब्बे धब्बे फ्लोटर भी उसे नजर आते हैं। जिगर में खून की कमी से जिगर सूज जाता है और इंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है और जिगर के इर्द गिर्द की झिल्ली जो है वो टाइट हो जाती है, जिससे दाएं साइड पे ऊपर के हिस्से में हाइपोकॉन्ड्रियम में काफ़ी पेन महसूस होता है, जो शदीद प्री एक्लेम्शिया की एक अलामत है। खून की नालियों के नुकसान से जिस्म में छोटे छोटे खून के लोथड़े या माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं। इस अमल में प्लेटलेट्स बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये लोथड़े खून की बहाव में रुकावट बनते हैं और सुर्ख खून के खलिए जो हैं वो टूटते हैं, इसे हिमोलिसिस कहते हैं। ये मजमूई तौर पर HELLP सिंड्रोम कहलाती है। H हिमोलिसिस यानी खून के खलिए टूट रहे हैं, EL एलिवेटेड लिवर इंजाइम यानी कि जिगर के इंजाइम वो बढ़ गए हैं, LP लो प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई हैं। ये सिंड्रोम शदीद प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की 10 से 20% मरीजों को होता है। यानी कि अगर 10 से 20% प्री एक्लेम्शिया है तो वो मूव टू द एक्लेम्शिया, उसमें फिट्स पड़ने लग पड़ते हैं। खून की नालियों को शदीद नुकसान पहुंच जाता है और यानी कि पानी खून की नालियों से निकल के वो टिश्यूज़ में जमा हो जाता है और पेशाब के ज़रिए जो है प्रोटीन ज़ाया होने लग पड़ती है। इस कैफियत से प्रोटीन कम होती है खून में और वो टिश्यूज़ में पानी ज़्यादा निकल के सोजिश दे देता है, जिसे कि एडिमा कहते हैं। ये सोजन आमतौर पर टांगों में, चेहरे पे और हाथों में नजर आती है। फेफड़ों में पानी भरने से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, खांसी आती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और दिमाग में अगर ये पानी रिस के भर जाए तो इसे सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। सर में दर्द होता है, उलझन सी महसूस होती है और खातून को दौरे पड़ने लग पड़ते हैं। यही दौरे एक्लेम्शिया की निशानी है। चूंकि प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की बुनियादी वजह प्लेसेंटा की खराबी है, लिहाजा इसमें कोई ख़ास इलाज नहीं है। इसका सिर्फ इलाज ये है कि बच्चे की और प्लेसेंटा की डिलीवरी करा दी जाए। डिलीवरी का फैसला बच्चे की अयाम हमल से किया जाता है और अगर औरत की ज़ात को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है तो हम फ़ौरन ही प्लान करते हैं, उसे शिफ्ट करा दिया जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट में, ताकि वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज हो सके। ICU में हम खातून को, क्योंकि वो बेहोश हुई होती है तो दौरा पड़ा हुआ होता है, तो उसे इजाफी ऑक्सीजन देते हैं, उसे क्लोजली मॉनिटर करते हैं, दौरों को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं और प्लेसेंटल एब्रेशन ना हो इसको हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं और सीजर ज़्यादा ना फिट्स पड़ें उसका भी मुसलसल मॉनिटरिंग और इलाज हो रहा होता है ICU में। अगर तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम प्लान्ट सिजेरियन सेक्शन करते हैं और उसे प्लेसेंटा, जिसमें कि थोड़ा बहुत नुक्स है, उसे निकाल देते हैं और बच्चे को डिलीवर कर देते हैं। इस तरह से इसकी मैनेजमेंट होती है। अगर डिलीवरी के बाद भी 6 हफ्तों तक किसी को दौरे पड़ने लग पड़े हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, तो सिम्टोमेटिक हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसे ऑक्सीजन दी जाती है, दौरों को रोकने की मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, फालिज का अटैक रोकने के लिए उसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं
اور اس کا بہترین سا علاج کر کے آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ڈلیوری کے بعد جو پلیسنٹا کمپلیکیشن ہمیں دے رہا تھا اس سے تو ہم نجات حاصل کر چکے ہیں ڈلیوری کر کے. اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ تمام علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ صرف میری انفارمیٹیو ویڈیو تھی کہ ان خواتین کا جن کا بلڈ پریشر حمل کے دوران اور خاص طور پر 20 ہفتے کے بعد یہ بلڈ پریشر ہونا شروع ہوا ہے، تو ان کا بہت خیال رکھیں اور تاکہ وہ سیف سائڈ پہ رہیں اور کمپلیکیشن سے بچیں. آپ کا بچہ اور آپ کی خاتون جو ہے وہ صحت مند زندگی کی طرف گامزن ہو. آپ اس کو ضرور ہاسپٹلائز کروائیں، ان کو چیک کروائیں، کنٹینیوس مانیٹر کریں اس کے بلڈ پریشر کو، اور مسلسل ڈاکٹر کی رائے کے مطابق چلیں. اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں صحت مند زندگی کے ساتھ.